Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The 8th session of the 13th All India Educational Conference is about to begin, which will be the open session in which our speakers will present their views on the conference theme, Education for Development, Building an Inclusive India. मैं मिस्टर इश्तियाक अली साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना इजहार ख्याल फरमाएं। अजीज़ दोस्तों, साथियों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करना है। और जैसा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है कि मेरी बैकग्राउंड जो है वो लॉ फील्ड की है, और मुझको बताया गया था कि आज हमको ये बताना है, क्योंकि इस होल कॉन्फ्रेंसेस और इसकी ऑर्गेनाइजेशंस का जो कल से जो ऑब्जेक्ट मैं समझ पाया हूँ वो मेरे ख्याल 3-4 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हम सब के लिए। एक तो ये है कि कैसे बिल्डअप करना है एजुकेशनल एनवायरनमेंट कम्युनिटी में, हर लेवल पे एजुकेशनल एनवायरनमेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड। दूसरा ऑब्जेक्ट मेरी समझ में आया कि कम्युनिटी को कैसे क्या क्या रोड मैप होना चाहिए, ग्राउंड पे क्या एक्शन होना चाहिए, जिसमें कम्युनिटी के हर लेवल पे लोग मोटिवेट भी हों और उनको सपोर्ट भी दी जाए, जिससे वो अपने चॉइस के, अपने इंटरेस्ट के चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। थर्ड, जहाँ तक मेरा सवाल है कि मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं है, अफसोस भी नहीं है कि मैंने अभी एज ऑन डेट कोई कम्युनिटी के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत जो लोगों ने कभी हमारा लिया तो उसको मैंने सपोर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा खुद मोटिवेशन इस 2 दिन में ऐसा हुआ है कि शायद मैं कंट्रीब्यूट सिर्फ अपनी फील्ड में क्या कर सकता हूँ। इतने सालों का एक्सपीरियंस अलीगढ़ में मैं ज़रूर पढ़ा हूँ, रहा हूँ 8 साल, वहीं से सारी एजुकेशन हुई है। कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद ख़ान और सैयद हामिद का इम्पैक्ट, और ख्वाजा शाहिद के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, वो यहाँ के प्रेसिडेंट ज़रूर हैं लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं, और आज हम लोग जो कुछ बने अलीगढ़ में वो सीनियर थे हमारे, उनकी देन है जो हमारा पूरा ख़ानदान, मेरे सारे भाई बहन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे बढ़ें। एक आदमी का सपोर्ट, जो किसी ने कहा कि आप छोटा सा काम कीजिए, शायद भाई को भी शायद नहीं मालूम होगा वो क्या कर रहे हैं और हमें भी नहीं मालूम था क्या कर रहे हैं। क्रिकेट से ज़िंदगी स्टार्ट हुई, नहीं शायद भाई ये ज़रूरी है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ज़िंदगी क्रिकेट से स्टार्ट हुई और ज़िंदगी कहाँ चली गई ना। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे कि मैं अगर अपने आप को सोचूं कि मैंने कैसे लीगल फील्ड में इस्टेब्लिश किया है और लोग कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है कि ज़िंदगी में कोई भी फील्ड गैम्बलिंग नहीं होती है, वो चॉइस होती है। और मोटिवेट हमको ये करना होता है कि कैसे चॉइसेस की रिस्पेक्ट की जाए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। बंदिशें नहीं होनी चाहिए किसी की प्रोफेशन में, चॉइस में जाने के लिए। अब लीगल फील्ड का मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि +2 से आज की डेट में लीगल फील्ड में एंट्री स्टार्ट हुई है। हम लोगों का ज़माना और था कि जब कुछ नहीं कर पाए तो लीगल फील्ड में जाते थे, मेडिकल नहीं हो पाया, इंजीनियरिंग नहीं हो पाया, फेल हो गए और कुछ नहीं कर पाए, भाई लॉ कर लो, और वो हम भी उसी के विक्टिम है, साइंस के थे, लॉ। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में एक चॉइस है। अगर कम्युनिटी को लीगल फील्ड में अच्छे लॉयर, अच्छे प्रोफेशनल, लॉ आज की डेट में सिर्फ सिविल और क्रिमिनल तक कन्फाइंड नहीं है। आज की डेट में लॉ हर लेवल पे हर एक के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है। सोशो इकोनॉमिक कमज़ोर लोगों के लिए भी हो सकता है, अच्छे फैमिलीज़ के लोगों है, मेट्रो में कुछ और है सिस्टम, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग है। मेरा अपना सजेशन है कि अगर जितने भी माइनॉरिटीज़ लॉ कॉलेजेस हैं उनके अंदर मोटिवेट करने के लिए जो लोगों ने एडमिशन ले लिया है वो, या जो +2 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन कॉलेजेस में अगर टीचर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और समझाएं तो शायद जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स लोग हैं
जो अलग अलग फील्ड में हैं उनके साथ उनकी इंटरेक्शन कराई जाए, और इंटरेक्शन कराने के बाद कैसे मोटिवेट किया जाए कि हम लोग, अगर हर एक का सपना बॉम्बे नहीं हो सकता है, सपना देखना अलग बात है, प्रैक्टिकली अचीव करना अलग चीज़ है, कि आज की टीम में लीगल फील्ड इतनी ग्रो कर रही है कि रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में भी उनको कैसे डेवलप किया जाए। आज की डेट में मेरे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना तो इवन वक्फ, आपको मैं बताऊं इतना इम्पॉर्टेंट है, जब्बार भाई हमारे इतना काम कर रहे हैं, आप बिलीव कीजिए हम लोगों को अच्छे लॉयर वक्फ बोर्ड के लिए भी नहीं मिल रहे हैं, वक्फ के मैटर के लिए नहीं मिल रहे हैं, और ड्राफ्टिंग स्किल भी नहीं है। डिग्री लेना अलग बात है, उनको ही ट्रेनिंग के लिए एक फोरम बनना चाहिए, बहुत सेपरेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जैसे मैंने देखा कि बताया जा रहा था फलकन और जो सब लोगों ने किया है काम, इसी तरह कंप्लीट फोकस कैसे लीगल फील्ड में किया जाए और इनिशिएटिव। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे से जो भी होगा मैं करने को तैयार हूँ, और मैं आप लोगों को अभी भी बता देता हूँ, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरी लॉ फर्म डिज़ाइन कर रही है, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट ये है कि मेरे को इंडिया में कैसे ट्रेन करना है लीगल डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल। क्योंकि आज की डेट में इंटरनेशनल फाइनेंस या आपका डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, बैंक्स एंड फंड को एक अच्छे वो लॉयर चाहिए हैं जो लॉ फाइनेंस को समझते हों, डॉक्यूमेंटेशन को साइन करना बनाना जानते हों, और यही मेरा रोटी रोज़ी है। क्योंकि मैं 17 साल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में रिज़ाइन करके फिर विद इन इंडिया एंड आउटसाइड द इंटरनेशनल कंपनी में रहा। आज की डेट में इतना स्कोप निकल रहा है एडवाइजरी का, वर्ल्ड बैंक का आया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो उसकी गाइडलाइंस आ रही है कि लॉयर्स को कैसे कैसे लेना है। वो लॉयर नहीं आगे बढ़ पाएंगे जो लॉयर अपने आप को इकोनॉमिक एंड सोशो एंड बिजनेस चेंजेस को नहीं समझेंगे। लॉ इज़ नॉट एन आइसोलेशन। लॉ की डिग्री बहुत फाइन है। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैंने भी लॉ किया, लीगल से LLM किया, उसके बाद लोअर कोर्ट में काम किया, और लोअर कोर्ट में काम करने के बाद मुझको एक अपॉर्चुनिटी, ठीक है मैं एक ऐसे फैमिली से आता था जहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं थी, हमको मौका मिला इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करने, उसने पूरी मेरी ज़िंदगी बदल दी। 91 में एकदम इकोनॉमी चेंज हुई, मैंने अपने आप को चेंज करके प्रोजेक्ट फाइनेंस लॉयर बना, फिर प्रोजेक्ट एडवाइजरी के काम में आया, मैंने फिलीपीन गवर्नमेंट को एडवाइस किया, मैंने वियतनाम को एडवाइस किया, जिम्बाब्वे को एडवाइस किया, हाउ टू बिल्ड अ PPA प्रोजेक्ट। चेंजेस में कैसे गुजरा, और फंडामेंटल सब एक है, नथिंग ग्रेट, फंडामेंटल सब वही हैं, वही अंग्रेजी है, वही उर्दू है, वही हिंदी है, समझ की बात है। मैं अपनी तरफ से आज आप लोगों को, सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, उनको ये मैं कमिट करता हूँ कि अगर आप लोग ये इनिशिएटिव लेते हैं अपने अपने लॉ कॉलेजेस में या +2 के बच्चों में, और हमको जब भी आप मौका देंगे मैं आऊँगा, और वेरी सून मेरा प्रोग्राम विद इन 1 मंथ 2 मंथ लॉन्च होने वाला है। ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनली है, क्योंकि ये मेरे जो काम है वो इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट सब में ही प्रेजेंट होता है। मैंने भी सिंगापुर से ट्रेनिंग ली थी अपने काम की, उसको प्रोजेक्ट को मैं यहाँ लॉन्च कर रहा हूँ इंडिया में भी, और उसमें मैं माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुअर है, कोई नहीं आता है और वो करते हैं। सब्सिडाइज रेट पे मैं ज़रूर उसको लाऊंगा जिसमें इंस्टीट्यूशंस के लोग उसको सपोर्ट दें, और मैं पूरा टाइम दे के उनको ट्रेन करूंगा। और मुझे उम्मीद क्या पूरा यकीन है कि कम से कम आने वाले दिनों में विद इन द इंडिया, आउटसाइड द इंडिया, कम से कम हमारे यहाँ के बच्चे कम से कम एवरी ईयर मिनिमम 10 लोग एब्जॉर्व हो जाएंगे, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे सिंगापुर हो, ये हो, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ फर्म यहाँ ओपन हो गई है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, अभी रेगुलेशंस बन रहे हैं, मेनी लॉ फर्म आ रही इंटरनेशनल जो सेटअप करेंगे। ऑफ कोर्स फर्स्ट दे विल सेटअप इन बिग सिटीज, बट दे नीड एन इंडियन पीपल, दे नीड इंडियन पीपल टू अंडरस्टैंड all this nitty-gritty of the project finance, advisory work, legal documentation for financing, where lot of consortiums involved, where international and domestic
lenders together finance the big project cost of maybe 10,000, 12,000, 15,000. Islamic finance is also coming. कल ही के पेपर में है कि मल्टी डेवलपमेंट बैंक कम से कम आज इकोनॉमिक में मैंने पढ़ा है, वो ज्वाइंट हो रही हैं G20 के बाद, और वो टुगेदर फाइनेंसिंग, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं. एंड इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी इन द लीगल फील्ड इन द कमिंग 2 years. Thanks for opportunity provided to me to come and interact all of you, and I am sure inshallah we will work together in this field. So, शुक्रिया. नेक्स्ट मैं दरख्वास्त करता हूँ मिस्टर नायब अंसारी साहब से, जो चीफ एडिटर हिंदुस्तान डेली उर्दू, कि वो अपने इजहार का ख्याल करें. जनाब ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेरे साथी और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं गुज़िश्ता 2 दिन से ये देख रहा हूँ कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस कॉन्फ्रेंस के लिए सेलेक्ट किए गए थे, और उसमें बात रखने वालों के लिए दुश्वारी ये थी कि वो एक बड़े तवील और अरीज समंदर को किस तरह से कूज़े में कैद करें. वक्त हर एक के लिए पाबंदी ज़रूर थी, लेकिन जो भी डिस्कशंस हुए, जो भी सजेशंस आए, हम लोगों ने लोगों की तकरीर भी सुनी और कुछ पेपर्स भी पढ़े गए, वो भी देखे. लेकिन मेरा इसमें अपना सजेशन ये रहेगा डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब को और हमारी फेम की और इलाके की हमारी रुकन पार्लिमान डॉक्टर फौजिया खान साहिबा को, कि हम लोगों को कम से कम साल भर में नहीं कुछ तो 4 कम से कम इस तरह के सिंपोजियम मुनक्किद करना चाहिए, सेमिनार्स मुनक्किद करना चाहिए. अलग अलग मुकामात पर हो, दिल्ली में हो, औरंगाबाद में हो या और कहीं हो, मुल्क भर में आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है. मुझे ये शर्फ हासिल है कि गुज़िश्ता साल जयपुर कॉन्फ्रेंस में भी मैंने शिरकत की थी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अपना मकाला भी पेश किया था. लेकिन इस वक्त मेरे ज़िम्मे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप सजेशन दें, और हम लोग चूँकि मेज़बान हैं इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे जो मेहमानान हैं हम उनको सुनें और उनसे इस्तिफ़ादा करें कि हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि औरंगाबाद वालों ने जो टीम वहाँ पर गई थी फौजिया खान साहिबा की सरपरस्ती में, जयपुर में ऐलान कर दिया था कि आइंदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हम करेंगे. और मेरे ख़्याल में कि इस टीम ने, जो हमारे इंजीनियर खालिद सैफुद्दीन साहब और उनकी पूरी टीम है, उसकी मेहनतें वाकई काबिल कदर और काबिल सताइश हैं. उन्होंने ऑक्सीजन लगी हुई हालत में इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए जो मेहनत की है, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता. लेकिन और ये कर दिखाया है उन्होंने कि किस तरह से किसी काम का बेड़ा उठाया जाए. तो इस टीम ने एक मिसाल कायम की है ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सामने और मुल्क के सामने कि हम किस तरह खूब से खूबतर की तरफ जा सकते हैं, कर सकते हैं, और कहे हुए को अमली जामा किस तरह से पहना सकते हैं. औरंगाबाद वाकई एक तारीख़ी शहर है और इसमें तालीम का गहवारा भी है ये. इसलिए हमारी बहैसियत एक सहाफ़ी के, एक अखबार के एडिटर के, जिस तरह से हम लोग, ख़ास तौर पर मैं अपनी बात अगर करूं तो मेरा यहाँ का एडिशन और बॉम्बे का एडिशन दोनों, जिस वक्त भी ये कॉन्फ्रेंस इस तरह की होती है, हम उसको सारी चीज़ों को, सारी खबरों को साइड में रखकर पहले इसको कवरेज देते हैं. और ये इसलिए करते हैं कि हमारे समाज तक ये मैसेज जाए. इसलिए आपकी जहाँ भी कॉन्फ्रेंस होगी, जहाँ भी सेमिनार्स या सिंपोजियम आइंदा मुनक्किद होंगे, आप यकीनन इस बात को
जहन में रखिए कि हम आपके साथ हैं, पूरी तरह हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। खुदा हाफिज। अब मैं मोहतरम जनाब उवैस अरब साहब को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर आएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। मैंने बचपन में एक नज़्म पढ़ी थी कि वो एक फरिश्ता आता है, उससे पूछता है कि भाई क्या इसमें मेरा भी नाम है। वो कहता है कि अल्लाह मियाँ से जो लोग अल्लाह मियाँ के काम करते हैं, मैं उन लोगों के नाम इकट्ठा कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि क्या इसमें मेरा भी नाम है। उसका कहता है नहीं, तुम्हारा इसमें नाम नहीं है। ये अबू इब्न अदम पे रहमत खुदा की ऐसे करके नज़्म थी। तो यकीन जानिए कि मुझे तो पढ़ाई वालों से या पढ़ाई की काम करने वालों से इतनी मोहब्बत है कि हर वक्त अपने आप को हाजिर कर देता हूँ कि मैं हाजिर हूँ और जो खिदमत मुझसे ले सकते हैं लीजिए। और ये शाहिद भाई और इस तंजीम के सब लोग गवाह होंगे कि मैं अकेला होते हुए भी कभी भी कोई खिदमत का मौका मिलता है तो उससे चूकता नहीं हूँ और उनकी खूब जितनी मुझसे हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करता हूँ। और इल्म का इतना ज़्यादा शौकीन हूँ कि मैंने शादी भी एक प्रोफेसर लड़की से की कि इसकी इज़्ज़त करना है और किसी कोई इसकी इज़्ज़त क्या करेगा जो मैं इज़्ज़त कर सकता हूँ। मेरी एक छोटी सी तंजीम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम करके, मैं उसके लिए काम करता हूँ और उसमें एक तालीमी मतलब ये कि कंप्यूटर पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, इस तरीके के मैं काम उसमें करता हूँ। और दूसरा काम मैं अजीब सा करता हूँ कि मेडिकल इक्विपमेंट मैंने बहुत सारे जमा कर रखे हैं। जिस तरीके से व्हील चेयर है, ऑपरेशन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ये सब चीज़ें मैंने जमा करके रखी हैं और ये मैं 2-2, 3-3 रुपए किराए से लोगों को देता हूँ जिसको ज़रूरत होती है। उसके लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, जो आए वो ले जाए और ईमानदारी से वापस कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब लोग ईमानदारी से वापस कर रहे हैं और मेरा वो काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और वो मैं खिदमत में भरोसा रखता हूँ तो खिदमत का ये काम है और मैं खिदमत कर रहा हूँ। मैं शाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। जज़ाकल्लाह फ़िद्दारन खैर। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह। अब मैं मोहतरमा फरहाना अलमेल साहिबा को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। एकेडमिक हेड अनीस डिग्री कैरियर इंस्टीट्यूट पुणे। एक मुख्तसर सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती हूँ, अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट, जो कि पूना में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम पिछले 35 सालों से डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लोगों को, बच्चों को ऑफिसर्स बनाते हैं। पिछले 35 सालों में 650 ऑफिसर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑफिसर्स बने हैं। एंड वेरी प्राउडली टू से कि इस साल एनडीए की एग्ज़ाम, अगर आपको पता है, नेशनल डिफेंस एग्जामिनेशन साल में 2 बार होती है, जहाँ पे क्लास 12th के बच्चे ये एग्जामिनेशन देते हैं और हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम होती है। सितंबर की 3 सितंबर में इसका एक अटेम्प्ट था, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया the best results for NDA were being given by Anis Defense Career Institute, which gave 52 students out of 400 students. 52 students were from Anis Defense Career Institute. हम तालियां तो बजा रहे, but the most unfortunate thing under these 52 students was that सिर्फ एक बच्चा अपनी कौम का, अपनी कम्युनिटी का इन 52 बच्चों में शामिल था, which is very sad to see that awareness about defense competitive exams and administrative services has not been yet started. And where will this awareness start from? कल से हम बहुत सारे मुख्तसर सेशंस अटेंड कर रहे हैं। अब्दुल करीम सालार सर थे जिन्होंने कहा था उनके स्पीच में कि सीबीएसई बोर्ड एजुकेशन एक प्रोडिजी है हायर क्लास के लिए, और हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ यूजुअली स्टेट बोर्ड पढ़ते हैं तो हमें एक्सपोजर नहीं रहता। ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 365 डेज रहते हैं। 365 दिनों में से आर स्कूल्स आर वर्किंग ओनली फॉर 180 डेज। बाकी 185 days we are having holidays. What are we doing constructive in those days?
What should we be doing to inculcate the education in those days? We never think on it. As teachers, as educators, we think on what all facilities the government can give us. क्या फ़ायदे गवर्नमेंट दे सकता है, हम नाम रखते हैं गवर्नमेंट के को, लेकिन गवर्नमेंट में इतने सारे एग्जामिनेशन से इतने सारे कोर्सेज दिए गए हैं. फ्रॉम क्लास 4 से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अवेयरनेस हमारे बच्चों में ला सकते हैं, जो हमें पैरेलली खड़ा करेंगे बाकी कॉन्वेंट स्टूडेंट्स के साथ और सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ, आईसीएसई स्टूडेंट्स के साथ. लेकिन हम ये करते नहीं है. हमारा मसला ये है कि हमें उसकी आधे टाइम में हमें उसकी मालूमात नहीं रहती. अगर मालूमात होगी भी तो इनिशिएटिव कौन लेगा, कौन वो बिल्ली को घंटी बांधेगा, तो वो एक मसला हो जाता है हमारे लिए. तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, मैं कुछ एक नाम आपके आगे रखना चाहूँगी. क्लास 4 से गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देता है नवोदय एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलिंग एग्जामिनेशन, दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन चाइना क्लेम करता है. एक गाँव करके एग्जामिनेशन है जो चाइना क्लेम करता है कि हमारी एग्जामिनेशन क्लास 10 तक के बच्चों को ग्रेड करने के लिए टफेस्ट एग्जामिनेशन है. लेकिन यहाँ पे मौजूद कितने लोगों को पता है कि इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन गिविंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच इज नोन एज RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो इलाहाबाद में सिचुएटेड है. वहाँ पे कितने लोगों को पता है कि हर स्टेट से एक बच्चा जा सकता है, सिलेक्ट हो सकता है, और उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है. Along with the academics, the stay, stationery, food, physical training, everything is being provided by the government free of cost to these students. लेकिन इसकी मालूमात हमारे में ज़्यादातर होती नहीं है. बहुत सारे स्कॉलर्स थे सुबह के सेशन में जिन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का अवेयरनेस होना चाहिए. उसके लिए हम फाउंडेशन कोर्सेज चलाते हैं क्लास 8 से 9 से, और फाउंडेशन कोर्सेज की बात करें उसके आगे 11th और 12th स्टैंडर्ड में जाके JEE, नीट, ये दो ही एक ऐसे तबके रहते हैं जहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड होती है. अगर हमें पता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस क्या है, हमारे दायरे के बाहर है. और एक और स्टैटिस्टिक्स पेश करना चाहूँगी कि हर साल JEE एग्जामिनेशन में 21 लाख बच्चे अपीयर होते हैं. Out of those 21 lakh students, only and only 14,000 students actually go to the top reputed IIT institutions, which are 23 IIT institutions. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14 लाख बच्चे जाते हैं. बाकी के बच्चे क्या करें, बाकी के बच्चों का क्या, उसके बारे में हमने क्या सोचा है? सिर्फ IIT और नीट ही ऐसा एक कोचिंग है जहाँ से बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे? नहीं, हमें प्लान बी हमारे बच्चों के लिए बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है. हम कभी भी प्लान बी के बारे में सोचते ही नहीं है. प्लान है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, अगर कुछ नहीं बना तो फिर आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो है ही. तो ये सोच ना रखते हुए और इसके अलावा भी IIT JEE नीट प्रिपरेशन में बच्चा 12th स्टैंडर्ड तक JEE कोचिंग लेता है, नीट की कोचिंग लेता है. उसके बाद अगर उसे MBBS करना है आगे तकरीबन 8 से 9 साल उसे डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी पड़ती है. उसकी फ़ीस अलग अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है. सो आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट द डोनेशंस विच द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टेक. उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाना है तो उसके बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स रहते हैं. लेकिन क्या अगर मैं आपको एक कोर्स ऐसे बताऊँ आज के दिन कि बच्चा JEE करके नीट करके उम्र की 25 या 26 साल से कमाना शुरू करता है, वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे जॉब्स की गारंटी नहीं है. रिसेशन कब आएगा, आपको बड़े से बड़ा सैलरी पैकेज मिलेगा, फिर भी आपको अगले महीना या अगले साल वो जॉब रहेगी या नहीं उसकी गारंटी नहीं रहती है. बच्चा 25 साल तक कंटिन्यूस पढ़ता जाता है. व्हाट इज़ द गारंटी दैट द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ सिक्योर जॉब? कि MNS एक ऐसा कोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे क्लास 12th के बाद नीट के बेसिस पे नीट एग्जामिनेशन में अगर बच्चियों को 350 मार्क्स अगर मिले
और उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो MNS कोर्स के थ्रू वो गवर्नमेंट के डिफेंस सर्विसेज के अंदर जा सकती है। एंड फ्रॉम द एज ऑफ 18 their stipend starts, their job starts, their monthly payment starts with 1 lakh rupees, and they are serving the nation, they are serving the country. So and this is the only course only for girls. यहाँ पे boys allowed नहीं है। इसकी इंफॉर्मेशन लोगों को होनी चाहिए। उसके अलावा NDA एक ऐसा कोर्स है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा कोर्स है जो बच्चों को 11th और 12th ग्रेडर्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, क्लास 11th और 12th साइंस के साथ, जो आगे बढ़ के बच्चे from the age of 18 they are eligible to serve the nation, they become officers, as well as they get a stipend from the government. The government takes care of their education, the government takes care of their stationery, their living, their physical fitness, and these are the courses we should be aware of. एंड जैसे खालिद सर ने कहा कि बहुत लिमिटेड टाइम है, तो मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप दिस इन्फ्लुएंसेस द कम्युनिटी एंड टेक्स अस अहेड। थैंक यू सो मच। like to Dr. Shehryar Sahab to represent their PPT. हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कलकत्ता में रह के। आप लोग के यहाँ माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ख़वातीन का यहाँ इतनी महफिल है, इससे पता चलता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग अवेयर हैं। हम लोग कलकत्ता से हैं और ख़ासकर उर्दू मीडियम स्कूल के लिए हम लोग कंसर्न हैं, थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मैं भी एक उर्दू मीडियम स्कूल से बिलोंग करता हूँ। उर्दू मीडियम स्कूल वहाँ पे लगभग 60 से 70 स्कूल कलकत्ता शहर में हैं, पूरे बंगाल में लगभग 150 हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 76-77 स्कूल में हम लोग काम करते हैं। वो करने के पीछे वजह ये थी कि कलकत्ता के स्कूलों में जो टीचर हजरात हैं माशाल्लाह अच्छी तनख्वाह उठाते हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चे सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। बच्चों का कसूर इतना है कि सिर्फ वो गरीब हैं, इसलिए वो उर्दू स्कूल जाते हैं। वजह ये नहीं है कि वो उर्दू स्कूल या सरकारी स्कूल जाते हैं, वजह ये है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। 7 पीरियड में मुश्किल से 2 या 3 पीरियड होता है, बाकी के 4 पीरियड खाली जाते हैं। तो इन बच्चों का क्या कसूर है? तो हम लोगों ने इसी पे बात की थी, हम लोगों ने इस पे किया था, तो बहुत जगह से हम लोगों को परेशानियाँ हुई हैं। खैर, तो टीचरों को हम लोगों ने थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा, क्योंकि मैंने जामिया में एक रिफ्रेशमेंट कोर्स का एक वो देखा था। तो टीचरों के लिए 3 दिन का एक वर्कशॉप रखा हज हाउस में। वहाँ पर 2-3 दिन का वर्कशॉप होने के बाद जब हम लोगों ने फीडबैक लिया, तो टीचर हजरात ने हमें फीडबैक में दिया सर कि आपकी बिरयानी बहुत अच्छी थी। तो हमें सुन के ये अफसोस हुआ, रोना हुआ काफ़ी, और वहीं से और हम लोगों का जज्बा और पुख्ता हुआ और ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश की। तो बात ये नहीं है कि उनका टारगेट या उनका फोकस बिरयानी था। बात ये है कि हम जिनको ज़िम्मेदारी दे रहे हैं वो ज़िम्मेदार कितने हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे शहर के लिए, या हमारे स्टेट के लिए, हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। वेल बिगन इज़ हाफ डन, प्राइमरी लेवल। और तो अंग्रेज़ी में जो कहावत है कि चैरिटी बिगन्स एट होम, तो हम शुरुआत अपने घर से ही करते हैं, लेकिन हम अपने ही घर में अपने बच्चों से ईमानदार नहीं हैं। हम अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं? गार्जियन हजरात जो है सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, उसके बाद कभी आज तक जाकर उनका सवाल नहीं पूछते हैं कि मेरे बच्चे का प्रिपरेशन कैसा है, उनका किस तरह से पढ़ रहा गया, और इसी का एडवांटेज टीचर हजरात उठाते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की, क्योंकि हम लोगों थोड़े से कुछ लोग हैं, फैकल्टी हमारे बाहर हैं, क्योंकि हमारे इसमें लगभग 28 प्रोफेशनल क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोग हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई चीफ जो कोल इंडिया हैं, कोई लॉयर हैं, कोई DCP हैं, कोई टीचर हैं। असल में इस प्रोग्राम का इफ्तिदा किया था एक तबस्सुम सिद्दीक़ा है, जब वो एक हेडमिस्ट्रेस थी, उसने वहाँ पर रिज़ाइन करके इस प्रोग्राम को शुरू किया था आज से 22 साल पहले। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने कोशिश की, और कोशिश में क्या किया कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अपना इंट्रोड्यूस किया, स्कूल के हालत में सर्वे किया, काफ़ी किया। तो बच्चों में जो है काफ़ी चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है। बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चों को तो मज़ा आ रहा है कि हम जा रहे हैं और छुट्टी वगैरह हम चले आ रहे हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसका नाम था कश्फ। और वो कश्फ का प्रोग्राम में ये था कि हम लोगों ने क्लास 8 के बच्चों के लिए उनका स्पेल भी शुरू किया। तो जब स्पेल भी कराया तो उर्दू मीडियम के बच्चे, क्लास 8 के बच्चे स्पेलिंग में वो सही से बोल नहीं पा रहे हैं कि उनका बेसिक कमज़ोर है।
तो इसीलिए हम लोगों ने 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए उन्हें मेंटल एबिलिटी, एलोकेशन, ऐसे पोस्टर मेकिंग, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अपना एक्सप्रेशन ऑफ थॉट जो है या लिख कर या बोल कर या पोस्टर आर्ट के ज़रिए हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे हम लोगों ने काम किया। अल्लाह का शुक्र है, पहले तो 10-12 स्कूल से शुरू किया था, आज 76 ना 77 स्कूल में हम लोग काम करते हैं और 25,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हमारे प्रोग्राम में। और इसी प्रोग्राम की वजह से वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ जो है कलकत्ते का, वो हमारा एसोसिएट पार्टनर हुआ और उसने कहा है कि यू आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हम आपके साथ एसोसिएट पार्टनर हो रहे हैं। और इसी की वजह से उन बच्चों को जब हम लोग क्वार्टर लीग राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, उसके बाद ग्रैंड फिनाले करते हैं और करने के बाद हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ टाइप करके उनको नेशनल लेवल पे हम लोग उनका कंपटीशन करवाते हैं। फिर उन बच्चों में जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, जो उनमें से फ़िल्टर करने के बाद जो बच्चे आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहते हैं वो, क्योंकि उनमें वो जज्बा या कॉन्फिडेंस या वो लीडरशिप डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। हम लोग जब लीडरशिप या डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उस पर, तो हम लोगों ने ब्रिटिश काउंसिल से अपना टाइप किया और जो फ़िल्टर जो बच्चे हैं या स्कूल के या टॉपर्स बच्चे हैं या उन बच्चों को फिर हम लोग ब्रिटिश काउंसिल में ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश का हम लोग क्लास करवाते हैं 3 महीने का। उसके बाद वो बच्चे जब किसी भी कॉम्पिटिशन जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनका बॉडी लैंग्वेज का सारा डिफरेंट होता है। किसी भी कॉम्पिटिशन में इंटरव्यू देने में वो झिझकते नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, वो 40 बच्चे में से कई ऐसे बच्चे हैं जो आज मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, इसमें IIT एडवांस में जा रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अल्लाह का शुक्र है आज शिकागो में जाके पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा अचीवमेंट है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआ से एक कोशिश है हम लोगों की है, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम का छोटा सा एक टेशन है। थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा हो गया काफ़ी। ठीक है, तो ये काम हम लोगों ने 2000 से शुरू किया था। आज अल्लाह का शुक्र है 2023 में काफ़ी हम लोगों ने किया। इसके अलावा हम लोग एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सभी कोई करते हैं, तो उन सारे बच्चों का जो क्या होता है, जो घर में बैठे बैठे सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, फिर उनका यूटिलाइज कुछ नहीं होता है। तो हम लोगों का नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह है कि निफ्ट के साथ हम लोग टाइप करके, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर हम उन प्रोग्राम को उनको निफ्ट के साथ टाइप करके उन बच्चों को हम लोग, उन स्टूडेंट्स को हम लोग जो सीखे हुए हैं उनको हम लोग निफ्ट के पैटर्न डिज़ाइनर से बात करके हम लोग उनको पॉलिश करेंगे, ताकि वो नेशनल लेवल पे कहीं पर भी जाके वो अपना डिज़ाइनिंग या अपना काम जो है वो बखूबी अंजाम दे और मॉडर्न फैशन के हिसाब से दें। कहीं कि क्योंकि आजकल मॉडर्न फैशन के हिसाब से अगर नहीं है तो आपका वजूद कहीं नहीं ठहरेगा। हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, सॉफ्ट टॉयज मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी और स्टूडेंट्स स्टडिंग है। इसके साथ हमारा कुछ कोचिंग है, स्कूल्स है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, टीचर एबिलिटी होता है, सिविल सर्विस के होते हैं। कश करिकुलम में हमारा जो डिबेट क्विज है वो मैंने बता चुका हूँ। स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं। स्कॉलरशिप हम लोग इसलिए देते हैं कि नहीं कि बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, हम लोग करीब 150-200 बच्चे ऐसे हैं जो 10 और 12 के बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठने के बाद पास करते हैं, तो उनमें से हम जो बच्चे हैं 76, 78, 80% के बच्चों को उनमें से हम लोग लेते हैं और उन बच्चों का फिर इंटरव्यू करते हैं। तो उन बच्चों में इंटरव्यू लेने के बाद वो बच्चों से हम लोग पूछते हैं डायरेक्ट। हमारे एक इंटरव्यू के एक्सपर्ट हैं, अलीगढ़ के हैं, वो अलीगढ़ में से उन्होंने पास किया, इंजीनियर हैं साहब, वो इंटरव्यू लेते हैं। इतना फिल्टर करने के बाद पता चलता है कि किसी के कोई पेरेंट्स से वो शर्म से नहीं बोलते हैं। उनका 5,000 रुपये होटल में काम करते हैं, 5,000 रुपये कमाते हैं। कोई ऐसे गार्जियन ऐसे हैं जो डेली लेबर में हैं, जूट हैं, हावड़ा में जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो शर्म से उन लोग नहीं आगे आते, लेकिन उनके बच्चा बिना ट्यूशन्स के उन लोग 70-80% रिजल्ट कर रहे हैं। तो हम उनको 10-10 हज़ार रुपये करके स्कॉलरशिप, उनको नहीं, उनके ट्यूशन का इंतजाम करवाते हैं। जो बच्चा बिना ट्यूशन के अगर 80% ला सकता है, अगर उनको ट्यूशन दिया जाए तो इंशाल्लाह वो 94-95% लाएगा। और हम उनका लगभग 40 बच्चों का हम ट्यूशन्स का इंतजाम करवाते हैं 10 हज़ार करके, ताकि ये पैसा उनको मिसयूज़ ना करे और ट्यूशन की तरफ वहाँ जाए। ये हमारा एक एम रहता है। हेल्थ प्रोग्राम हमारा चलता है, थोड़ा बहुत प्राइमरी हेल्थ बच्चों को हम लोग थोड़ा बहुत, जो क्योंकि मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं एक मेडिकली एक डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत
जो कोशिश कर सकता हूँ बच्चों को प्राइमरी हाइजीन का देने का, वो बताते हैं हम लोग, वो भी एक प्रोजेक्ट चलता है। कोविड में हम लोगों ने ऑनलाइन काफ़ी, हमारी पूरी एक टीम थी, 7 लोगों की टीम, 24 घंटा की एक टीम थी पूरी। ऑनलाइन सारा रात हम लोग बैठे रहते थे, हर की 2-2 डॉक्टर्स की जिम्मेदारी थी। पूरे रात हम लोगों ने जहाँ तक हो सका, ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ तक होता, जो भी होता था, हम लोग ऑनलाइन उनको गाइड करते थे, बताते थे, दवा बताते थे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि एक भी पेशेंट हम लोगों का कहीं से कोई खबर नहीं आई है कि ड्यू टू कोविड उनका कहीं कुछ इंतकाल या कुछ हुआ। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में सक्सेस रेट हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग काम करते जा रहे हैं। आगे अल्लाह हमें कितनी कामयाबी देते हैं। हमारे टीम में जो ये टीम है, जो मैं अभी बताया था, जिक्र कर रहा था, सारे प्रोफेशनल लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं और लॉयर्स हैं, काफ़ी लोग हैं, सब प्रोफेशनल लोग हैं। तो हम लोग सब मिल के काम करते हैं, हम लोग की एक टीम जो है पूरी करते हैं। ये एक छोटी सी तस्वीरें हैं, ये फादर फेलिक्स आज हैं, जो पहला जो तस्वीर है, ये सेंट जेवियर्स के वाइस चांसलर हैं और जो हमारे पैट्रन भी हैं। शाहिद साहब से, इनके ख्वाजा शाहिद साहब से इनकी कलकत्ता में मुलाकात हुई थी और वो वहाँ पे हमारे वहाँ पे वो आए भी थे प्रोग्राम में, ऑल इंडिया। हम लोगों का एक प्रोग्राम होता है डिबेट, एक इंटरनेशनल डिबेट है, कलकत्ता में होता है, जिसको CDC कहते हैं, कलकत्ता डिबेट सर्कल। उसमें इंटरनेशनली वो डिबेट होता है, जिसमें बड़े बड़े मुस्तनद लोग, सहाफ़ी लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो उन डिबेट में उनका 4 डिबेट होता है पूरा, काफ़ी उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनका उर्दू का सेक्शन उन्होंने हम लोगों ने उनसे अपने साथ टाइप करके अपने स्कूल के जो बच्चे हैं, जो फाइनलिस्ट बच्चे होते हैं, उनको डिबेट में वहाँ बैठाते हैं। और ये डॉक्टर कुणाल सरकार, जो मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, वो उन्होंने हमसे टाइप करके, तो हमको जो प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। साथ में यहाँ पर हैं एक देवगन गांधी बोल के एक प्लेयर हैं, कॉर्नर पे हैं आई थिंक, ये थोड़ा बड़ा जा सकता है सर, देवगन गांधी हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है, जो हम इस तरह के लोगों को हम लोग अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो जब ये बच्चों के पूरे एक महफिल, जब हॉल भरा होता है और वहाँ पे जब वो सचिन और ड्रेविड और इसको बताते कि हम लोग इस तरह से बात कर रहे थे, इस तरह से खेल रहे थे, वो बैटिंग करते, हम लोग रूम में चेंज कर रहे थे, और वो स्टेज में आके जब इस तरह से बात बताता है वो, तो बच्चों में लगता है कि हम उनके साथ साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये उनमें जो बच्चों में एक जज्बा या एक मोटिवेशन जो पैदा होता है, वो एक अलग उस वक्त देखने लायक होती है, बच्चों में काफ़ी है। हमारे साथ नीचे में हैं डॉक्टर ये जावेद दानिश साहब और यह है साइमा आफरीन। ये दोनों अभी कनाडा और एक कैलिफोर्निया में सेटल्ड हैं। इन लोग दोनों, हम लोगों ने ये इसके लॉकडाउन के दौरान बच्चों में स्कूल बंद रहा, तो बच्चों को कैसे हम लोग इंटरेक्ट करें, हम लोगों ने उसको क्या किया कि ऑनलाइन ड्रामा का एक कंपटीशन करवाया था। तो जावेद दानिश साहब ये कनाडा से हैं, वहीं से बैठ के रंग और मंच बोल के स्टूडियो है, उनके साथ टाइप करके, और ऑल इंडिया लेवल पे जितने बच्चे हैं उनको ड्रामा का कंपटीशन करवा के, और एक ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और काफ़ी बच्चे रहे। और उसके बाद सब बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ के अभी बहुत सारे स्टेज में डेवलपमेंट में अच्छे इसमें आर्ट से जुड़े हैं। ये पोस्टर मेकिंग हम लोग का कंपटीशन चल रहा है आलिया यूनिवर्सिटी में। इसमें वसीम कपूर साहब हैं, जो इंडिया के बहुत मशहूर, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर पेंटर थे ये। अभी वो कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है, हयात से नहीं है। तो ये इस तरह का प्रोग्राम हम लोग के, वो प्रोग्राम में हम लोग वो आते थे और बराबर हम लोगों को मोटिवेट करते थे। ये कुछ पेपर्स के कटिंग्स हैं। ये टेलीग्राफ जो हमारा एसोसिएट पार्टनर है जो होता है ये, इसके और के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो है, तो हम लोग बस इनवाइट कर लेते थे, ऐसा बोलने नहीं आते। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो कंपटीशन में आते थे तो इन लोग आके खुद कवर करते थे और उसके बाद ये काफ़ी सारा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस मिलता था। ये जमा अजोदा साहब हैं, जो कश्मीर के डीन यूनिवर्सिटी रहे हैं और साहित्य अकेडमी अवार्डी भी हैं। जो इनको हम लोग बुलाते थे मोटिवेट करने के लिए, काफ़ी बच्चे एक्साइटेड होते थे, इनसे सुनते थे। ये जो मैंने डिबेट की बात की थी,
उस डिबेट का नाम होता है बहस व तकरार। ये बहस व तकरार ये हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सर नीचे में आप देख रहे होंगे, दी टेलीग्राफ ये पार्टी ये होता है, हम लोग इस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। तो बात यह है कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं गार्जियन हजरात के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। गार्जियन हजरात से मेरी गुजारिश है कि कलकत्ता में जो इस तरह का यहाँ पर माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ, हम लोग सब काम करते, बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त अगर हम लोग निकाल लें अपने बच्चों के लिए, इनको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, थोड़ा जिस लेवल पे होता है हम उसी लेवल पे अगर काम करें तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक हो सकता है। अरे यार, शुक्रिया। मैं अभी थोड़ा सा मसला हो रहा, मिल नहीं रहा, मैं आगे के इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि जो बोला मैंने उसको आप लोगों ने पेशेंटली सुन लिया होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। इसके बाद में सैयद हामिद हसन दिल्ली से, फाउंडर 8 जॉब सेंटर को इनवाइट करता हूं कि वो आएँ और अपने मेरा नाम सैयद हामिद हसन है और मैं एड जॉबस्टर एक सॉफ्टवेयर टूल कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। मैं कल से इस प्रोग्राम में हूँ और फौजिया खान मैडम के साथ बहुत क्लोजली इस प्रोग्राम के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ, खालिद सैफुद्दीन साहब के साथ भी। और कल से आज तक मैंने जितने सेशन सुने, बहुत सारी चीज़ें कवर हुई, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी, और मेरे कुछ सजेशंस हैं, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, बिकॉज़ पिछले 8 साल से मैं भी एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बहुत क्लोजली स्कूल्स के साथ रिक्रूटमेंट्स एंड ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा हूँ। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है होलसम डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि कल विशाला मैडम ने भी उस चीज़ के ऊपर फोकस किया, बट उन्हें उतना टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी और हाईलाइट देना चाहता हूँ कि एक होलसम डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ हम आज के वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि स्टूडेंट पढ़े और अपना एग्ज़ाम दे, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, उसके डिफरेंट स्किल्स भी डेवलप हों, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आज से 20 साल बाद की टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड के लिए रेडी रहे। और कल एक क्वेश्चन भी यहाँ इसी महफिल में से उठा था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल को दे देते हैं कि अब हमने बच्चे को स्कूल में भेज दिया है तो अब ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी पढ़ाई भी पूरी करे और उसकी तरबियत भी पूरी करे। अगर आप ज़्यादातर यहाँ पे टीचर्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये 2 मिनट के टॉक को थोड़ा सा हम इंटरैक्टिव बनाएं। तो अगर आपके पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बस अपना हाथ खड़ा करिए। अगर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, स्कूल की है, एंड आपको वो बात पसंद भी नहीं है, बट स्टिल यू आर लिसनिंग टू देम। आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन रेजिंग हैंड्स, यस, सो दैट इज़ अ फैक्ट। बट क्या हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते? इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, वी सी इट एज अ प्रॉब्लम कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर भी स्कूल को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। सो इट इज़ टाइम कि हम अपना सिस्टम चेंज करें और हम इस होलसम डेवलपमेंट में अपने करिकुलम में एक होलसम डेवलपमेंट भी इंक्लूड करें, जिसके अंदर हम एकेडमिक के साथ साथ स्टूडेंट की तरबियत भी करें। बिकॉज़ आज के वक्त में जो पेरेंट्स हैं वो दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। तो टीचर्स, आई नो इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब, बट यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द होलसम डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल। एंड डॉक्टर वसीम से मेरी कल बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनका एवरी ईयर हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग। एंड जो मैं हमारे माशाल्लाह बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मगर ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में जो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कमी है, वो है कि हमारा स्कूल का थीम क्या है या हमारे स्कूल का गोल क्या है, कि हमें ये साल के एंड तक एकेडमिक के साथ साथ हमें क्या मकसद के ऊपर काम करना है, हमें स्टूडेंट की किस ग्रोथ फैक्टर के ऊपर काम करना है। तो अगर हमारा एक मकसद हो कि हम ये साल में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेते हैं
और हम वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की थीम को साल भर उसके ऊपर काम करते हैं, स्टूडेंट के लिए अवेयरनेस करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, मटेरियल क्रिएट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा. सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू सेट गोल्स फॉर आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअली. नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड टेल अस कि हमें ये थीम पे काम करना है. बट इफ़ वी डिफाइन आवर ओन गोल्स एंड वी वर्क टुवर्ड्स दिस, then we will have a successful school in every area. So there are two more things. I'll just conclude my words. One is the mental health of teachers and mental health of students as well. Mental health of teachers is very important because they deal with a lot of students every day and they don't get much time for themselves. So we need to work a lot for their well-being. At the same time, we need to work for the mental health of students as well, because mental health of students is very much important. I was reading a report by the Standing Committee of Ministry of Health, and it was a report which was comparative between a report of 2015 and 2022. And the graphs of children with distress and the children who were with the suicide rates were even higher than in 2015. And even after a lot of initiatives by the government, वहाँ कोई बदलाव नहीं आया. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आज हम अपने स्कूल में अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ मेंटल अवेयरनेस भी करें और उन्हें ये समझाएं. अगर हम ओपन टॉक करेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल हमारे जो सुसाइड रेट्स हैं वो कम होंगे और वी विल सी डेवलपमेंट इन आवर स्टूडेंट्स. एंड दिस डेवलपमेंट, दिस चेंज वी विल नॉट सी इन अ डे और टू. अगर हम आज अपने मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स पे फोकस करते हैं, इसका फ़र्क हमें आज से 20 साल बाद नज़र आएगा इंशाल्लाह. एंड एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारा 2 सेशंस हुए ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एज एट जॉबस्टर मैं भी डेवलपमेंट करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की. वी हैव डेवलप्ड अ लेसन प्लान टूल फॉर टीचर्स ऑन ChatGPT एंड वो आप ai.atjobster.com पे भी देख सकते हैं. इट्स अ फ्री टूल फॉर एवरीवन एंड आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं एंड इट विल मेक योर लाइफ ईजी. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू. अब मैं इस सेशन के को चेयरपर्सन डॉक्टर सफ़ी अनवरी साहब को दावत देता हूं कि वो डाइस पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें. हमारे जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स है, तो ये बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे 6 घंटे मसरूफ़ रहते हैं. उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खाली रहता है. तो मैं चाहता हूँ कि फेम हमारे साथ जुड़े AIM के साथ, और ये बाकी के जो 17-16 घंटे जो बिल्डिंग खाली है उसका हम यूटिलाइजेशन करें. दूसरा, उर्दू मीडियम स्कूल में हम देख रहे हैं कि सिर्फ उर्दू मीडियम के ही, जिनकी मदर टंग उर्दू मीडियम है, वही पढ़ रहे हैं. मैंने इस कॉन्फ्रेंस के आउटकम्स के तौर पर ये चीज़ डिस्कस किया हूँ यहाँ के हमारे साथियों के साथ. हम उर्दू मीडियम को हमारे बिरादरान वतन के दिगर तबके को किस तरह उसमें शरीक कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू तो मुसलमानों की ज़बान नहीं है. यहाँ की मुश्तरका तहजीबी गंगा जमनी तहजीब का वो विरसा है, सबकी ज़बान है. तो हम ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. मैं चाहूँगा कि फेम हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े. और दीगर फेम के सदर है, लेकिन अब यहाँ बड़े बड़े ज़िम्मेदारान हैं. और आखिरी बात जो चीज़ें हैं, मुझे जो वसाइल मैसर है, मेरा ख़ानदानी जो विरसा है और आतराफ़ के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की नेमतें मुझ पर बारिश की तरह बरस रही है. लेकिन मैं उस एतबार से, उस लिहाज से नहीं कर पा रहा हूँ. उसके लिए मैं अपने आप को, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं कहीं अल्लाह के दरबार में मुजरिम के तौर पर या उसके तौर पर खड़ा ना हूँ. मैं चंद अशार कहकर मेरी बात ख़त्म करता हूँ. उठो उठो कमर कसो, शहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो, बड़े चलो बड़े चलो, झिझक न दिल में लाओ तुम, बस अब कदम उठाओ तुम, ज़रा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम, मलूल मुस्तरब न हो, बड़े चलो बड़े चलो. उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है अब बस सफ़र, है राह साफ व बेखतर, न कोई खौफ न कोई डर,
चले चलो बड़े चलो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं बहुत ही मौदबाना तरीके से इस सेशन के सदर सैयद मंसूर आगा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें मुस्तफ़ीद करें। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये मोहतरम हज़रात डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुक़र्रिरीन और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मोहतरमा फौजिया साहबा, डॉक्टर साहब, हमारे सदर साहब और दीगर हज़रात, ख्वाजा शाही साहब, ये 2 रोज़ से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं शरीक हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि औरंगाबाद ऐसा शहर है या मोहतरमा फौजिया ख़ान साहबा की आवाज़ में इतना दम है कि कल जब हमारा इनॉग्रेशन इजलास हो रहा था, इनॉग्रल इजलास हो रहा था, तो वो हॉल तंग पड़ गया और बाहर भी 10, 20, 50 लोग, 100 लोग खड़े रहे। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसें अटेंड की हैं, लेकिन कभी दूसरे दिन के इजलासों में ऐसी हाज़िरी नहीं रही कि इस हॉल में भी जगह तंग पड़ गई और बाहर भी लोग मौजूद रहे। तो ये इस बात की अलामत है कि आपने इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो पैगाम मोहब्बत दिया है वो लोगों के कानों तक पहुंचा है। मोहतरम हज़रात, गुज़िश्ता रोज़ के इजलासों में और आज के दीगर इजलासों में आला तालीम के बहुत अहम पहलुओं के ऊपर बहुत ही आला दर्जे की राय और मशवरे और तमाम चीज़ें आईं और वो हमने सुनी। आज के इजलास में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आईं और हमने सुनी और हमने ये महसूस किया कि अगर अपने कमरे में बैठकर 10-5 दिन नहीं बल्कि महीने 2 महीने भी इन मौज़ूआत के ऊपर मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते तो इतने सारे निकात हमारे सामने नहीं आ सकते थे। मालूमात का एक बड़ा ज़ख़ीरा सामने आया है और मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत से लोगों को तहरीक मिलेगी कि अपने पसंद के मौज़ूआत के ऊपर वो मज़ीद मुताला करें और देखें। लेकिन मुझे कल के और आज के इजलासों के बाद में एक लोक कहानी याद आ रही है और वो कहानी ये है कि 2 ख़वातीन बैठी हुई आपस में मशवरा कर रही थी घंटों से कि दूल्हा का लिबास कैसा हो, उसके घोड़ी कैसी हो और फ़ला इंतज़ाम कैसा हो और फ़ला इंतज़ाम कैसा हो। किसी ने पूछ लिया कि दूल्हा कहाँ है। मोहतरम हज़रात, हम जिस तालीम की फ़ज़ाइल और जिस तालीम के कंटूर्स और जिस तालीम की अहमियत और जो सब चीज़ें जो जिनका हम कल 2 दिन से बयान करते रहे, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूल्हा अभी हमारी मिल्लत के बीच में नहीं है। लेकिन आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इजलास हुआ और प्रोफेसर अंसारी साहब को सुना तो उसके बाद में ये भी उम्मीद बंधी कि अल्लाह ताला को जब किसी मिल्लत और किसी कौम की किस्मत बदलनी होती है तो कुछ लोगों को वो पैदा करता है और फिर उनको आपस में जोड़ता है। आप औरंगाबाद और हम दिल्ली, ये अल्लाह ताला की मसलहत है कि हमें जब तलाश थी ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के लिए कि अब हमारे लिए एक पैटर्न की ज़रूरत है, तो नज़र इंतखाब मोहतरमा फौजिया साहबा के ऊपर पड़ी। मैं
ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, इसलिए गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी रहता हूँ और वहाँ तमाम डेवलपमेंट जो होते रहते हैं उनसे मैं बाखबर भी रहता हूँ। मैंने ये कहा और मैं ये कहता रहा पहले भी कि तालीम की मुहिम में जब तक ख़वातीन शामिल नहीं होंगी तब तक तालीम की मुहिम आगे बढ़ नहीं सकती। हमारी जो ये तंजीम है जो 24-25 साल से क़ायम है, इसमें बेशक कुछ ख़वातीन हमारी मेंबर नहीं, लेकिन ऐसी एक्टिव कोई ख़ातून जैसी फौजिया ख़ान साहिबा हैं कि शायद हिंदुस्तान भर में भी कोई ऐसी ख़ातून ना होंगी जिन्होंने तालीम के मौजू के ऊपर इतना बड़ा काम किया है। वो उनकी सरपरस्ती हमारी टीम को हासिल हो गई और आपने उसको कबूल कर लिया। मैं यहाँ के इजलास में भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट की तरफ से, उसके कारकुनान की तरफ से। यकीनन ख्वाजा शाही साहब ने उसका शुक्रिया आपका अदा कर दिया होगा, लेकिन मेरा दिल ये चाहा कि मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने उस मनसब को कबूल किया। और हम ये समझते हैं कि अब जब औरंगाबाद और दिल्ली जुड़ेंगे और तालीम की मुहिम पे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह बात सिर्फ दिल्ली और औरंगाबाद में नहीं रहेगी, बात दूर दूर तक जाएगी। और जब कोशिश करता है इंसान तो कुछ से कुछ हो जाता है और बहुत कुछ कर लेता है। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने आई। अभी जो सफ़ी अनवरी साहब जो मुझसे पहले यहाँ खिताब कर रहे थे, ये बीड़ के रहने वाले हैं और मैंने इनके दौलत खाने के ऊपर 8-10 रोज़ 15 रोज़ रह के वहाँ उस इलाके में तालीम के मिशन के लिए काम किया। मैंने इनका स्कूल और इनका मदरसा और जहाँ से वो शुरू हुआ वो सारी की सारी चीज़ें देखी। आज स्कूलों की एक चेन है। इनके वालिद साहब टीचर थे, उनकी सरपरस्ती में इन दोनों भाइयों ने काम किया और एक एजुकेशन की चेन है। और ऐसा मेयारी तालीम निज़ाम है इनका कि मैं जब गया तो इन्होंने बच्चियाँ वहाँ पे थीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की, कहा कि कुरान पाक की कोई आयत पढ़िए। मैंने एक आयत पढ़ी और उन बच्चियों ने खटाखट एक लफ्ज़ का तर्जुमा बयान करके और फिर पूरी आयत का तर्जुमा बयान कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एक बुनियादी ज़रूरत है कुरान की ज़ुबान को समझने की। हम कुरान पढ़ते तो हैं, तिलावत तो कर लेते हैं, लेकिन कुरान की ज़बान को समझने की हम कभी कोशिश नहीं करते। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और उसके समझे बग़ैर सच्ची बात यह है कि न कुरान पढ़ने का लुत्फ़ आता है और न अल्लाह ताला ने जो बात कही है उसका वो असर हमारे दिल के ऊपर होता है, जब तक कि हम उस ज़ुबान को समझते ना हो और जब तक कि वो बात हमारे सामने सीधी ना आ जाए। एक बड़ा अलमिया ये है कि कुरान पाक के बाज़ चीज़ों का तराजिम हमारे यहाँ उर्दू में लफ्ज़ी हो गए हैं और जब लफ्ज़ी तर्जुमा होता है तो वो ऐसा ही होता है जैसे गूगल का तर्जुमा हो। मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बुनियादी तालीम को मजबूत करें। हज़रात, जो मशवरे कल दिए गए और जो मशवरे आज दिए गए, जाहिर सी बात है उनसे आम लोगों का ज़्यादा सरोकार नहीं हो सकता, लेकिन तालीम को अगर फ़रोग़ देना है तो आम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पिरामिड की सूरत है, एक ट्रायंगल है तालीम का, और वो ट्रायंगल का जो बेस है वो तमाम वो बच्चे हैं हमारी मिल्लत के भी और हमारी कौम के भी और हमारे वतन के भी और हमारे शहर के भी और हमारे कस्बे भी, चाहे उनका कोई मज़हब हो, चाहे उनका कोई मौक़िफ़ हो, कोई मसलक हो, कि वो अगर स्कूल जाने के काबिल हैं, उनकी एज स्कूलिंग की है, तो हम सबको फ़िक्र होनी चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो बच्चा स्कूल के अंदर पहुँचे। ये हमारे करने का मिनिमम काम है। उसके बाद में हमारा दूसरा काम क्या है? मोहल्ले पड़ोस के लोग ज़रा बच्चों के ऊपर नज़र रखें। वालिदैन रखते हों या ना रखते हों, लेकिन हर मोहल्ले में 2, 4, 10, 5 ज़िम्मेदार आदमी ऐसे होने चाहिए कि जो इस बात की फ़िक्र रखें कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो इधर उधर वाही तबाही न फिरें। एक मसला हमारे यहाँ ये है कि आम तौर से घरों में जगह कम है, तो कोई हरज की बात नहीं और कोई मुश्किल बात नहीं है कि मोहल्ले में कोई शख्स अपने घर में एक कमरा या मस्जिद में कोई जगह या कोई और इदारा हो, वहाँ
ऐसा नज़्म हो जहाँ बच्चे सुकून के साथ में आके अपने स्टडी कर सकें, उनको ये मौका मिलना चाहिए। सैयद हामिद साहब के साथ में मुझे कई मरतबा कॉन्फ्रेंसों में शिरकत का मौका मिला, मैंने उनको सुना, और वो एक बात कहा करते थे, वो ये कहते थे कि बच्चे के वास्ते अगर आपके घर में अलग कमरा नहीं है तो अलग गोशा ज़रूर उसके लिए कर दीजिए, एक मेज़ उसके लिए रख दीजिए, एक कुर्सी रख दीजिए उसके लिए और उसकी किताबें, ताकि वहीं से वो अपने ज़िंदगी का सलीका सीखना शुरू करे। कल एक साहब ने तालीम के साथ में ये कहा कि हमारी स्कूलों के अंदर डिसिप्लिन पर तवज्जो दी जाती है, लर्निंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, लर्निंग पर तवज्जो दी जानी चाहिए। मेरा कहना ये है और मेरी सोच ये है कि लर्निंग तो बगैर डिसिप्लिन के हो ही नहीं सकती, और डिसिप्लिन की हमारे लिए जो अहमियत है वो हमारी पंचगाना नमाजों से ज़ाहिर है, वो तो हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम डिसिप्लिन के अंदर रहें। अगर हम अपने बच्चों को शुरू दिन से डिसिप्लिन में रहना नहीं सिखाएंगे तो हमारी टीचरें कैसे डिसिप्लिन होंगी? अगर बच्चे टाइम के ऊपर स्कूल जाने के आदी नहीं होंगे तो टीचरें क्यों आएंगी, और क्यों हम अपने दूसरे इदारों के अंदर जाके डिसिप्लिन के साथ में काम करेंगे? लिहाजा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके साथ में वो काम होना चाहिए। अच्छा, और फिर दूसरी बात यह है कि बच्चा किसी के घर में पैदा हुआ हो, चाहे किसी कोठी में पैदा हुआ हो, चाहे हवेली में पैदा हुआ है, चाहे झोपड़ी के अंदर पैदा हुआ हो, चाहे पटरी के ऊपर पैदा हुआ, अगर उस बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस है तो ये हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि वो अपनी आला तालीम से महरूम न रहे। अगर उसके पास इक़्तिसादी गुंजाइश नहीं है तो ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उनको तालीम के लिए फ़िक्रमंद हों और उनकी तालीम का इंतज़ाम करें। एक आखिरी बात मैं और कह रहा हूँ कि कल की कॉन्फ्रेंस में हमने एक चीज़ और नोट की कि ये कॉन्फ्रेंस एक्सक्लूसिव नहीं थी, ये इंक्लूसिव थी, और ये इंक्लूसिव इस एतबार से थी कि इसमें एक दो नहीं कई गैर मुस्लिम दानिश्वरों ने शिरकत करी और उन्होंने तालीम के मौजू के ऊपर जो हमारी खामियाँ थी, जो हमें नज़र नहीं आती थी, वो भी हमारे सामने बयान की और हमें ये भी बताया कि आगे निकलने का और आगे चलने का रास्ता क्या है। इसी तरीके से हमारे स्कूल भी जैसा किसी ज़माने में हुआ करते थे वो इंक्लूसिव होने चाहिए, वो एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए। उसमें गैर मुस्लिमों के बच्चों के वास्ते दरवाजे खुले हुए होने चाहिए ताकि वो आए, बैठें और हमारे अखलाक और हमारे किरदार से वो वाक़फ़ियत हासिल करें, और जो उनके उस्ताद होंगे उनका जो असर उनके ऊपर होगा तो वो जो एक बहुत बड़ी आफत हमें आजकल दिखाई दे रही है, उस आफत के ऊपर, उस आग के ऊपर पानी का काम करेगा। हमने गलती ये की है कि अपने तालीमी इदारे अलग कर लिए हैं, हम अलग गोशे के अंदर बैठ गए हैं और हम न उनके इदारों से फ़ायदा उठाते हैं और न उनको अपने इदारों के अंदर ज़्यादा हौसला उनकी अफजाई करते हैं। मेरी ज़िंदगी और मेरी तालीम तो ऐसे स्कूलों और कॉलेजों के अंदर गुजरी है जहाँ शुरू से लगा के आखिर तक गैर मुस्लिम असातिज़ा थे, और मैं ये कहता हूँ कि चौथी पाँचवीं में जब मैं एक मकतब से उठ के एक प्राइमरी स्कूल में गया तो मकतब में मेरे टीचर मुसलमान थे, मेरे घर के करीब रहते थे, मेरे वालिद उसके मैनेजर थे, लेकिन जब मैं वहाँ से उठ के प्राइमरी स्कूल में गया तो वहाँ के प्राइमरी स्कूल के जो गैर मुस्लिम टीचर थे उन्होंने देखा कि अरे मकतब में तो कुछ पढ़ाया नहीं गया। एक रोज़ वहाँ के हेडमास्टर और वाइस हेडमास्टर मेरे वालिद साहब के पास आए और आके उन्होंने कहा कि आका साहब, बच्चा तो बहुत ही बाअदब और सभ्य है, लेकिन हमें अफसोस के साथ में ये कहना पड़ता है कि इसको कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं गया। तो वालिद ने कहा कि भाई अब मैंने आपके सुपुर्द कर दिया है, अब आप जिस तरीके से चाहें कीजिएगा। और फिर जो उन्होंने मेरे साथ में मेहनत की है उसका एहसास मुझे आज भी है कि अगर वो मुझे गैर मुस्लिम टीचर न मिले होते तो मैं आज इस हैसियत में ना होता कि मैं आपके सामने यहाँ बैठ के बात करूँ, मैं वहीं घर के ऊपर खेती बाड़ी करता हुआ होता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और न जाने कितने लोग
हमारे स्कूलों में और हमारे इदारों के अंदर पढ़े हैं और उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। और अगरचे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी कायम की, सब कुछ कायम किया, लेकिन इस बात का उन्होंने ख्याल रखा कि वो जो एक हमारी मुश्तरका तहजीब है उसको नुकसान ना पहुँचे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हमारे करने का काम क्या है। हमारे करने का काम यह है कि एक तो ये कि कोई बच्चा जो स्कूल जाने के काबिल हो उसके लिए हमें मुहिम चलानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये काम हर आदमी कर सकता है, इसके लिए किसी बहुत आला सलाहियत की ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल हो। और जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, हम थोड़ी बहुत उनकी निगरानी भी रखें, ज़रूरत पड़े तो उनकी कुछ मदद भी करें। मैंने अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा है और मैंने अपने कॉलोनी के बच्चों को ये कह रखा है कि बेटे किसी भी मौजू के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कहीं भी तुम अटको तो मेरे पास चले आना। अच्छा, मेरे साथ में दिक्कत ये हो जाती है कि कई मरतबा अगर मुझे वो मौजू मुस्तहज़र नहीं होता और उनके उस प्रॉब्लम को मैं उस वक्त सॉल्व नहीं कर पाता तो मैं उनकी किताब रखवा लेता हूँ, अपने सारे काम छोड़ता हूँ, घंटे आधे घंटे देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में बुला के फिर बच्चों को बता देता हूँ कि ये चीज़ यूँ है, ये चीज़ यूँ है, ये चीज़ यूँ है। ये काम हम में से बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके वास्ते हमारे अंदर थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। मैं कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं आखिर में एक मरतबा फिर फौजिया खान साहिबा का और ख्वाजा शाहिद साहब का दोनों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसी अजीम शान कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर इनेकाद किया जिसमें जो बातें बताई गई हैं, अगर उन सब चीज़ों को हमने सामने रख के एनालिसिस किया तो उसमें से हमारे बहुत अच्छे पहलू निकल कर के सामने आएंगे और हमें तालीम के वो इदारे जल्द ही नसीब होंगे जिनको मैंने कहा कि दूल्हा हमारे पास होगा तभी तो उसको हम वो लिबास पहनाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो ये जो शुरुआत हुई है यहाँ से, मुझे लगता है कि ये बहुत नेक शगुन है। मैं तो ज़िंदगी के आखिरी मरहले पे पहुँच गया हूँ, शायद वो दिन ना देखूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि वो दिन आए और मेरी कौम और मेरा मुल्क और मेरी मिल्लत और पूरी दुनिया संभल जाए और सीधे रास्ते के ऊपर चले और इल्म से फजीलत हासिल करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं काजी फवाद साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और मुकर्रिरीन को गिफ्ट अदा करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे चंद जयालों के दिलों में ये बात पैदा की कि औरंगाबाद में इतनी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। ख्वाजा शाहिद साहब का, फौजिया मैडम का, फेम का, ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट का, साथ ही साथ आज की इस तकरीब के सदर सैयद मंसूर आगा साहब जिन्होंने अपनी कीमती आरा से हमें नवाजा है। अल्लाह ताला उन्हें दराज़ी उम्र की नेमत अता फ़रमाए। हमारे साथ में शबी अनवरी साहब भी थे। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर आज जिन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, इश्तियाक अहमद साहब ने लीगल मामले में हमें रहनुमाई फ़रमाई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अवैस अरब साहब ने अपने तजुर्बात बयान किए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह शहरियार साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने तजुर्बात और अपने कारनामे, अपने कराए नुमायाँ पेश किए। इसी तरीके से जनाब नायाब अंसारी साहब ने, जो हमारे अपने मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं, लेकिन अच्छा एनालिसिस पेश किया। आज की इस तकरीब के लिए मैं तमाम ही डेलीगेट्स का, तमाम ही मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।